नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं दहलीज की एक कहानी। आज रविवार है, पूरा दिन बारिश होती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अभी भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। कीर्ति बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए सचिन के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वो इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश सा माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती है। और उस समय कीर्ति के दिल का मौसम ठीक नहीं था। अभिनव टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वो आराम के मूड में था, छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, कीर्ति क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हो, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं इनके लिए कुछ बना लेती हूं। कहकर कीर्ति किचन में चली गई। कीर्ति जानबूझकर किचन में आ गई थी। अभिनव की नजरों का सामना करने की उस समय हिम्मत नहीं थी उसमें। उसकी नजरों में इस समय बस सचिन के इंतजार की बेचैनी थी। कीर्ति और अभिनव की शादी को तकरीबन 20 साल हो चुके थे। बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में ऐसे घुल मिल गए थे कि कीर्ति का कहाँ ख्याल रहता है बच्चों को। वो अभिनव से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। अभिनव, आप भी काफी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर, घर, बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब सा वीराना बढ़ता जा रहा है। क्या करूं? अभिनव समझाता। समझ रहा हूं भाई तुम्हारे मन की बात लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो बढ़ती हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कि कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। कीर्ति, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? ये तो तुम्हारे हाथ में है। तो अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहां नहीं है। आजकल फर्क बस इतना ही है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है तो कोई थोड़ा पहले। तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था ना, तुम कॉलेज क्यों नहीं जाती? कॉलेज में लिखती हो, अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो, कुछ करना शुरू करो। मगर कीर्ति को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता है। इस बीच अभिनव ने रुड़की से दिल्ली एमबीए करने आए अपने एक दोस्त के छोटे भाई सचिन को घर आने के लिए कहा, तो कीर्ति सचिन से मिलने के बाद खिल उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजय ने अभिनव से फोन कर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कमरा को दिलवा दे, घर में भी सब लोगों की चिंता कम हो जाएगी। अभिनव के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा यश और समृद्धि का, तो दूसरी तरफ एक गेस्ट रूम। सब नीचे ही रहते थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो अभिनव ने कीर्ति से विचार विमर्श किया, बात करी कि क्यों ना सचिन को ऊपर का कमरा दे दे, अकेले ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में रहेगा। कीर्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभिनव ने विजय को अपनी सारी बातें बताई और कहा कि घर की ही बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा और यहां आराम से रह भी लिया करेगा। विजय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ठीक है कि उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख लेते हैं ये सुनते ही अभिनव हंसा। भाई क्या बात कर रहा है यार, जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। और कीर्ति अपनी उम्र के 40वें साल में एक नव युवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। सचिन उससे कहता कि कौन कहेगा कि आप यश और समृद्धि की मां हैं, आप तो बड़ी बहन लगती हैं। कई दिनों से अभिनव अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारी में व्यस्त होता जा रहा था। अब तो बस नाश्ते के समय अभिनव हाँ हूं करता और जल्दी जल्दी पेपर पर नजर डालता और जाने के लिए बैग उठाता, फिर क्या चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज देखता, कभी लैपटॉप, तो कभी फोन पर व्यस्त रहता। कीर्ति उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतजार करती रहती कि कब अभिनव कुछ रिलैक्स होकर उससे कुछ बात कहेगा, उससे कुछ बात सुनेगा। वो अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन कीर्ति को लगता कि अभिनव की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा।
उसे लगता है एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था। वो घर में होते तो अपने मोबाइल पर या फिर टीवी में लगे रहते या कभी पढ़ाई करते। वो बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फोन पर रहता। कीर्ति उपेक्षित सी होकर अपने अपने काम में लग जाती कि क्या है इसकी जिंदगी, और अब अकेले में वो सचिन के संदर्भ में सोचने लगी। लेकिन कौन कब बिना कारण बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। कीर्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। सचिन आया तो दिन ब दिन अभिनव और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन के खाली कोने के भरे जाने की उसे अनुभूति होने लगी। अभिनव टूर पर रहता तो सचिन कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहे तो बाहर घूमने चल सकते हैं। यश और समृद्धि को भी ले चलिए। ये सचिन ने बड़े झेपते हुए कह तो दिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर था कि कीर्ति कहीं बुरा ना मान जाए। तो कीर्ति ने कहा, वो तो कोचिंग क्लास में गए हैं, देर हो जाएगी, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूं। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर आते। कीर्ति सचिन को अपना पर्स नहीं निकालने देती थी। सचिन उसके जीवन में एक ताजा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वो अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दोगुने उत्साह से हर काम करने लगी। सचिन की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती जा रही थी। अब उस जगह को सचिन के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती सचिन का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार रहता। वो लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या समझ पाता है। ये तो सिर्फ अपनी ही जबान समझता है, दिल अपने ही बोली जानता है। उसमें जो समा जाए वो जरा मुश्किल से ही निकलता है। अब तो ना चाहते हुए भी अभिनव के साथ अतरंग पलों में भी वो सचिन की चहकती आवाज से घिरने लगती। मन का दो दिशाओं में पूरे वेग से खिंचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वो सोचती, ये बैठे बिठाए कौन सा रोग लगा उसे। ये किशोरियों जैसी बेचैनी, टीनेजर्स जैसी हरकतें, हर आहट पर चौंकना। कभी वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन सचिन कॉलेज से मुंह लटकाए आया। कीर्ति ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वो चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम सा बैठा था। कीर्ति ने बार बार पूछा तो उसने बताया कि आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया। यहां आते समय विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था, भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कीर्ति चुपचाप बस सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से, अपनी सारी सेविंग से एक 15,000 का फोन सचिन को तोहफे में दिया। सचिन मना करने लगा, लेकिन कीर्ति के जोर देने पर उसने रख लिया। कुछ महीने बीते, अभिनव को भी थोड़ी फुर्सत मिली, थोड़ा फ्री हुआ अभिनव। तो अभिनव एक दिन सचिन के हालचाल पूछता। वैसे उसके पास समय नहीं रहता था। कीर्ति मन ही मन पूरी तरह सचिन की दोस्ती के रंग में डूब चुकी थी। पहले उसे अभिनव में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे अभिनव में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती थी। यह क्या उसी की गलती थी? अभिनव को अब उसकी कोमल भावनाएं छूकर भी नहीं जाती थी। सचिन में उसे एक दोस्त नजर आता था। वो उसकी बातों में रुचि लेती थी। उसे शौक था कि वो सचिन से कुछ बात करे, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करे। उसे बस एक दोस्त की तो तलाश थी। वो उसे सचिन के रूप में मिला और उसे कुछ नहीं चाहिए था जिंदगी में। एक दिन अभिनव टूर पर था। यश और समृद्धि किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। सचिन भी अभी तक नहीं आया। कीर्ति लॉन में टहल रही थी। सचिन आया, नीचे सिर किए हुए, मुंह लटकाया, ऊपर अपने कमरे में चला गया। कीर्ति को देख नहीं रुक सका, तो कीर्ति को उसकी फिक्र हुई। वो उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से सचिन आया था तब से कीर्ति सचिन के रूम में नहीं जाती थी। मेड ही उसके कमरे की सफाई किया करती थी। उसने ना जाकर देखा तो सचिन आंखों पर हाथ रख लेटा है। कीर्ति ने पूछा,
क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? सचिन उठकर बैठ गया। फिर धीरे से बोला, मैं ठीक हूं। तो रोने जैसी सूरत क्यों बनाई है तुमने? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही उमेश याद है ना, यहां एक बार आया था और मैंने उसे आपसे भी मिलवाया था। यह सुनकर कीर्ति ने बड़े रिलैक्स होकर कहा, हाँ हाँ याद है भाई। कीर्ति को लड़का याद था जो उसे पहली नजर में कुछ जचा भी नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूं, भैया को तो यही लगेगा कि मैं यहां आवारागर्दी कर रहा हूं। वो तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ भाई, हो गई तुम्हारी पढ़ाई। सचिन के जाने का ख्याल ही कीर्ति को उससे आ गया। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत। तो बोली, चलो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अरे नहीं नहीं कीर्ति, ये कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन मैं ये रुपए आपको जल्दी लौटा दूंगा। हाँ हाँ भाई ठीक है, मुझसे कल रुपए ले लेना, अब नीचे आकर खाना खा लो। कीर्ति नीचे ले आई। सचिन को अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपए रखे थे। सोचा कल नहीं बल्कि अभी सचिन को दे देती हूं, उसे ज्यादा जरूरत है इन रुपयों की। बेचारा कितना दुखी है, अभी जाकर पकड़ा देती हूं, खुश हो जाएगा। वो रुपए लेकर वापस ऊपर गई तो सचिन के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। वो फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। ना चाहते हुए भी कीर्ति ने कान लगाकर उसकी आवाज सुनी। वो कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का इंतजाम तो हो गया, सोच रहा हूं अब क्या मांगू। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फायदा है। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरे जैसे लड़कों को भी तो अपना शौक पूरा करने के लिए कोई तो चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ा सब्र से काम लूंगा तो वो मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ तो है ही, सब कुछ होते हुए भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है उसकी बेवकूफी में। यह सुनकर कीर्ति भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर बैठ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है नजरें। ऐसे जैसे कोई पार्क की जौहरी कांच को हीरा समझ बैठे। तीखी कचोट के साथ उसे खुद पर शर्म आई। इतने दिनों से वो जिस सचिन जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन थी, सही कह रहा था सचिन, वही बेवकूफ है। अकेलेपन का एहसास उसे हर कदम खा रहा था। वो चल भी नहीं पा रही थी। अगर कभी अभिनव और बच्चों को उसके मन की था मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी? क्या इज्जत रह जाती? इस समय कीर्ति अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। तभी अभिनव की आवाज कानों में गूंजी। अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने वाली और नियति को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीजों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसी वो है। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही कीर्ति को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वो स्थिति को संभाल ना सके। वो कल ही सचिन को यहां से जाने के लिए कह देगी और ये भी बता देगी कि वो इतनी बेवकूफ नहीं कि अपने पति की कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले लड़कों पर लुटा दे। वो अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखांत अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है ताकि वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन का शुभारंभ करने का प्रयत्न तो वो कर ही रही थी। अब वो नहीं भटकेगी। गुस्सा, नफरत, अपमान और पछतावे के मिले जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकले। लेकिन अब कीर्ति के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वो जाएगी अपने स्वयं के सजाए सवरे लम्हे, अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खोल गई थी। यही विकल्प था दीवाने मन का। उसने फोन उठा लिया, सचिन के भाई को फोन कर दिया पैसे की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मांगने के लिए। इसके बाद भी कीर्ति ने इंतजार किया महज कुछ दिन, क्योंकि जिस खुशी को
वो अपने पति से बाहर ढूंढ रही थी। अब वही खुशी वो अपने पति में ढूंढना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी दहलीज की एक कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं आपके साथ मेहर जैन।